नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फिर से एक प्रार्थना के साथ। अस्तु मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति 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 ओ। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन प्रोग्राम्स का आप भरपूर लाभ भी उठा रहे होंगे। सुबह की प्रॉपर योगा एक्सरसाइजेस आप कर रहे होंगे और शाम को जो भी आपको सजेशंस मिलते हैं, जो भी कुछ नया बताया जा रहा है, जो आपके लिए यूजफुल है, उसका फायदा उठा रहे होंगे और आगे भी आप उठाते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो विषय हमेशा की तरह मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही पता लगाएंगे। कविता के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं। अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं। खोल के मनचाही किताबें, खोल के मनचाही किताबें पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूं। शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं। पहले सी फुर्ती नहीं रही बदन में, पहले सी फुर्ती नहीं रही बदन में। 2 कदम चलने से ही थकने लगा हूं। भूख नहीं लगती अब उतनी, थोड़ा थोड़ा दाने जैसा चुगने लगा। आंखों से कम हो गया है दिखना, कुछ ऊंचा भी सुनने लगा हूं। आंखों से कम हो गया है दिखना, कुछ ऊंचा भी सुनने लगा हूं। गिनी चुनी सांसें हैं बाकी, गिनी चुनी सांसें हैं बाकी। खींच खींच कर लेने लगा हूं। मन में जितने भी उद्गार भरे हैं, मन में जितने भी उद्गार भरे थे, आंखों से अब खाली करने लगा हूं। मन में जितने भी उद्गार भरे थे, आंखों से खाली करने लगा हूं। वक्त मिले ना मिले अब उतना, सबको सब कुछ कहने लगा हूं। सब अपने मेरे पास रहें, सब अपने मेरे पास रहें, ऐसी कामना करने लगा हूं। वक्त अब मेरे पास जो कम है, देख देख सबको जी भरने लगा हूं। जाना तो एक दिन सबको है, जाना तो एक दिन सबको है, पर बिस्तर पे पड़ने से डरने लगा हूं। चलते चलते ही चला जाऊं एक दिन, बस यही प्रार्थना करने लगा हूं। खोल के मनचाही किताबें पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूं। शायद लोग सच कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं। जी हाँ, आज का टॉपिक है एजिंग पे। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं और बाकी सब भी जानते हैं इस बात को कि एज इज जस्ट अ नंबर, और ये बात ठीक भी है। और समय के साथ जैसे जैसे हम एज करते हैं, तो हमारी बॉडी में, हमारी सोच में, हमारी परिपक्वता में एक चेंज आना लाजमी है। वो आता भी है और वो चेंज मोस्टली अच्छा भी होता है। आप खुद जानते होंगे कि जब आप 25-30 की एज के थे, जब आप लाइफ के स्ट्रगल्स कर रहे थे, आपके बच्चे छोटे थे, आप उनको संभाल रहे थे, आपको अपनी सेविंग्स करनी थी, नौकरी के लिए जूझ रहे थे, इतने पैसे नहीं होते थे, उमंगें बहुत ज्यादा होती थी, और उस वक्त हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उसके बाद एक फेज आता है जब बच्चों की समस्याओं से आप जूझते हैं, वो टीन एज में आते हैं। उसके बाद जो टाइम आता है, आप बच्चों की शादियां करते हैं, उन्हें सेटल करवाते हैं। और बाद में आता है एक खूबसूरत वक्त, जो कि रिटायरमेंट का वक्त होता है। वैसे तो हमें रिटायर कभी होना ही नहीं है, बट वो है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी सी राहत मिलती है। और वही हम कहते हैं कि अब हम बूढ़े होने लगे हैं।
लेकिन सच बात तो ये है कि अब आपके सुकून भरे पल स्टार्ट हो गए हैं। सुबह जब आप ऑफिस जाते हुए दौड़ते थे, बच्चों को स्कूल बस में बैठाते थे, जल्दी से टिफिन पैक करते थे, अब वो सारी जो जल्दबाजी है वो अब नहीं है। सुबह आप आराम से उठ के अपने हिसाब से आप चाय के सिप पीते हैं, अखबार पढ़ते हुए चाय पीते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, अपने आसन प्राणायाम योगा जो भी आप करना चाहते हैं करते हैं, मनपसंद नाश्ता करते हैं, और सुकून से जैसा भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ को स्लो डाउन करके शांति से सुकून से अपना समय व्यतीत करते हैं। तो हर एज का अपना ग्रेस होता है, अपना आनंद होता है, और हमें उस एज में उस आनंद को जरूर उठाना चाहिए। वी शुड एज ग्रेसफुली। जी हाँ। देखिए कई लोग जो है, अब एज कितनी तरह की होती है पहले मैं ये बात करती हूँ। एज जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि काल क्रमिक आयु। अब ये काल क्रमिक आयु क्या होती है? जितने आप अपने बर्थडे पे केक पे कैंडल लगाते हैं, वो है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। यानी कि जो कैलेंडर से नापी जाती है, जिस सन में आप पैदा हुए, उस सन से लेके आज तक की जो एज है वो कहलाती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। अब क्रोनोलॉजिकल एज का जो मेजरमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। आप सीधे सीधे गिन के अपनी क्रोनोलॉजिकल एज को का पता लगा सकते हैं। अब दूसरी जो आती है वो आती है आपकी जैविक एज, यानी कि बायोलॉजिकल एज। अब बायोलॉजिकल एज जो है वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से डिफरेंट हो सकती है। वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से कम भी हो सकती है, और हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा भी होती है। अब क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है कि हम उसको गिन के बता सके कि हमारी क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है। तो अब कैसे पता लगाया जाता है क्रोनोलॉजिकल एज का? तो क्रोनोलॉजिकल एज का पता लगाने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपकी हियरिंग एबिलिटी, आपका विजन, आपकी ग्रिप, किस तरह से आप चीजों को होल्ड कर पाते हैं, कितनी स्ट्रेंथ से आप होल्ड कर पाते हैं। फिर आपकी फिंगर लेंथ। जी हाँ, फिंगर्स भी जो है वो टाइम के साथ सिकुड़ती जाती है, तो फिंगर्स की लेंथ भी आपकी बायोलॉजिकल एज को बताती है। उसके बाद में आपका मसल मास। देखिए जब भी आप अपना वेट लेते हैं, तो वेट जो होता है वो बोन्स का वेट होता है, मसल्स का वेट होता है, और फैट्स का वेट होता है। तो कई लोगों को आप देखते होंगे कि उनका वेट ज्यादा होते हुए भी वो मोटे बिल्कुल नहीं होते हैं। इसका रीजन होता है कि उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत डेंस होती है, और मसल्स जो होती हैं वो काफी कॉम्पैक्ट होती हैं और स्ट्रांग होती हैं, और फैट उनमें कम होता है। इसलिए वो उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग और कसी हुई लगती है, और वेट ज्यादा आने पर भी वो मोटे नहीं लगते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड कुछ लोग काफी ज्यादा मोटे हेल्दी लगते हैं, बट उनका जो वेट है वो बहुत कम आता है। तो ये सब मसल मास और बोन डेंसिटी के कारण होता है। फिर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बायोलॉजिकल एज को बताती है। आप किस तरह से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कितना बिना थके आप कामों को कर सकते हैं। फिर आपका ब्लड रिपोर्ट्स, आपके ब्लड में सारे के सारे जितने भी आपके कंपोनेंट्स है वो सब प्रॉपर अमाउंट में है नहीं है, जो कि हम कुछ बीमारियां जब होती हैं तो टाइम टू टाइम चेक करवाते रहते हैं। उसके बाद आपका हार्मोनल लेवल, वो ठीक है या नहीं है। आपकी बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी, आप किस तरह से झुक सकते हैं, किस तरह से अपने आप को मोड़ सकते हैं, किस तरह से आप बैठने के बाद उठते हैं, ये फ्लैक्सिबिलिटी भी आपकी बायोलॉजिकल एज को इंडिकेट करती है। उसके बाद बैलेंस, हाउ यू बैलेंस योर सेल्फ, चलते चलते कहीं आपका इम्बैलेंस तो नहीं हो जाता, तो बैलेंस भी आपकी बायोलॉजिकल एज को बताता है। उसके बाद आपकी स्किन इलास्टिसिटी, कि आपकी स्किन में झुर्रियां जल्दी पड़ जाती है, यस कि आपकी स्किन फर्म है और पोर्स जो है वो बंद है, तो स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो भी इसका मेजरमेंट है आपकी बायोलॉजिकल एज का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गन हेल्थ। आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग, आपका पैंक्रियाज, आपकी डिफरेंट ग्लैंड्स, आपके पाचन के ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब की एज जो है वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से डिफरेंट हो सकती है। अब ये क्रोनोलॉजिकल एज किस पे डिपेंड करती है? क्यों कुछ लोगों की क्रोनोलॉजिकल एज बायोलॉजिकल एज किस पे डिपेंड करती है?
और क्यों कुछ लोगों की क्रोनोलॉजिकल एज बायोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल से कम होती है और कुछ की ज्यादा होती है। तो देखिए, बायोलॉजिकल एज जो है उसको कई फैक्टर्स निर्धारित करते हैं, जिसमें से एक फैक्टर है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स पे हमारा कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स से हमें इनहेरिट हो चुका है और वो हमारे डीएनए में संग्रहित है। तो उसको आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप अपनी बायोलॉजिकल एज को चेंज कर सकते हैं, और जिस पे आपकी बायोलॉजिकल एज जो है वो डिपेंड करती है। ये फैक्टर है आपकी लाइफ स्टाइल। आप किस तरह की लाइफ स्टाइल जीते हैं, आप किस तरह का खाना खाते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन में तो नहीं रहते, आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में तो नहीं रहते। आपका खाने का रूटीन क्या है, आपका सोने का रूटीन क्या है, आप खाना हेल्दी खाते हैं या आपका खाना जो है वो मोस्टली जंक होता है, या आप कोई भी फूड जो सामने आता है वो खा लेते हैं। आपके खाने का टाइमिंग क्या है, आपका डेली रूटीन फिक्स्ड है या कभी भी आप कुछ काम करते हैं। तो ये सारे लाइफ स्टाइल फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं आपकी बायोलॉजिकल एज को। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सपोज एक रनर है और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 40 ईयर्स है, यानी कि वो 40 साल का है। अब वो क्योंकि रनर है, वो डेली एक्सरसाइज करता है और अपने आप को फिट रखता है, तो हो सकता है कि उसकी हार्ट लंग्स वगैरह की एज जो है वो 30 हो, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज से 10 साल कम। वो रनिंग करता है, धूप में रनिंग करता है, तो हो सकता है उसकी स्किन बर्न हो जाती हो सनबर्न से, उसकी स्किन की एज जो है वो 50 हो सकती है। हो सकता है उसके घुटने की एज जो है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने घुटनों को काम में लेता है और है, तो वो 45 हो सकती है। तो इस तरह से आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से डिफरेंट हो सकती है। अब आते हैं हम प्री मेच्योर एजिंग पे। देखिए, एजिंग तो होनी है और हम सबको इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी चाहिए। बाल 50 के बाद सफेद होंगे ही। आपकी जो फेस है उसकी फर्मनेस धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे झुर्रियां भी आने लगेगी, धीरे धीरे विजन में भी प्रॉब्लम आने लगेगी हेयर। लेकिन ये सब टाइम के साथ है। 50 के बाद अगर आपको थोड़ी सी अपने ग्रे हेयर्स नजर आते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि वो प्रोसेस है। लेकिन वही सफेद बाल अगर आपको 20 की एज में नजर आने लगे, घुटनों में दर्द आपको 25-30 की एज में फील होने लगे, आपको उठते वक्त कमर में दर्द 25-30 की एज में फील होने लगे, तो इसे कहते हैं प्री मेच्योर एजिंग। टाइम के साथ आपका मतलब अगर एज होता है तो दैट इज अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। वो हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और वो एक नेचुरल प्रोसेस भी है जिसे आप चाह के भी नहीं रोक सकते। आप उसको डिले जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम से पहले, देखिए 35 की एज तक किसी भी तरह से आपको झुर्रियां नहीं आनी चाहिए, आपको थकान फील नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ पैरों में किसी तरह का दर्द नहीं होना चाहिए। देखिए, कभी कभी जब हम बीमार होते हैं दैन इट इज ओके, तब ये हो सकता है। बट रेगुलर वे में अगर रोज ही आपको सुबह पेन हो रहा है, आपको थोड़ा सा चलते हुए पेन हो रहा है, तो दैट आर द साइंस ऑफ प्री मेच्योर एजिंग। अब आपको मैं दो रिसर्च बताती हूँ जिसमें कि प्री मेच्योर एजिंग का कनेक्शन बता गया है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। तो एक रिसर्च 2010 में की गई थी। उसमें 80 ईयर्स के अराउंड कुछ लोग थे, उनको एक जगह पे रखा गया कुछ दिनों के लिए, और उनको जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया वो 35 ईयर्स बैक, यानी कि 1975 का एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया गया। कौन कौन सा, जो कि जब वो 35 साल के थे, 35 साल पहले जो उन्होंने एनवायरनमेंट देखा हुआ था, जो उस वक्त मैगजीन्स चलती थी, जिस तरह के टीवी उस वक्त हुआ करते थे, जैसे टीवी सीरियल्स उस वक्त आते थे, जैसी मूवीज उस वक्त आ रही थी, जैसे गाने उस वक्त आ रहे थे, जैसे घर उस वक्त होते थे, जैसा सोफा, बेड, फ्रिज, जो भी उस वक्त की चीजें थी वो उस एनवायरनमेंट में उनको रखा गया। एंड इस रिसर्च का जो रिजल्ट था वो चौंकाने वाला था। जो लोग वहां पे स्टिक के सहारे आए थे वो गार्डन में दौड़ते हुए नजर आए आफ्टर 15 डेज। जो लोग दर्द से मतलब रोज ये शिकायत करते थे कि हमें यहाँ दर्द है, वो उनका दर्द गायब हो गया था। एक जो बंदा था उससे जब बात की गई इसी ग्रुप में से, तो उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 12 साल यंग हो गया।
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो माइंडसेट था वो वापस अपने पुराने टाइम में चला गया, और उन्होंने अपने माइंड को अपने पुराने जमाने से ले जाकर अपनी जो हेल्थ थी उसको इम्प्रूव कर लिया। एक दूसरी रिसर्च हुई, उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक कमरे में भेजा गया, और उस रूम में पहले एक ग्रुप को भेजा गया, और उस ग्रुप के लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स बार बार बताए गए थ्रू सम ड्रामास और स्लाइड्स, जो कि थे जैसे वाइज, फ्रिजाइल, सेंटिमेंटल, ओबीडियंट। मतलब जो भी आप एक बुजुर्ग में वो फील करते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स जो है, आज्ञाकारी होना, आपको वो सब होना, तो वो सारी चीजें उनको बताई गई। और जब वो उस कमरे से बाहर आ रहे थे, तो वो जो वॉक कर रहे थे, जब वो अंदर गए, जो वॉकिंग की स्पीड थी, और जब वो वापस लौटे और वॉकिंग की स्पीड थी, वो 20% स्लो हो गई थी जब वो वापस आ रहे थे। अब उन्होंने दूसरा ग्रुप लिया लोगों का, और उनको भेजा, और उनको जो चीजें दिखाई गई वो रिलेटेड थी फ्रीडम, पैशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एम्बिशन, फैशन। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने देखी, तो जब वो वापस आ रहे थे, तो वो बहुत ही, मतलब एक तरह से उछलते कूदते हुए बाहर आ रहे थे। तो ये इफेक्ट होता है बोलों का, वर्ड्स का। जी हाँ, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो सारी चीजें हमारा ब्रेन जो है वो सुनता है, रिकॉल करता है, प्रोसेस करता है, और इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पे उस चीज का। इसीलिए जब भी हम कहते हैं ना कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, तो आपका ब्रेन सच में आपको बूढ़ा कर देता है। इसलिए कभी ये ना कहें कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमारी उम्र हो गई है और हम तो अब बूढ़े लगने लगे हैं। कभी आपको ये नहीं कहना है। आप हमेशा यंग रहेंगे। वी आर फॉर एवर यंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 50 के बाद आपकी एज जो है वो 1 से फिर से शुरू हो जाती है। तो अपने आप को बूढ़ा कहने की गलती कभी ना करें, क्योंकि आपका ये जो ब्रेन है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये सुन रहा है। तो इससे कहो, नो, आई एम स्टिल यंग एंड आई एम जस्ट 50+1। तो 50 ईयर्स तो आपके एक्सपीरियंस के हो गए, और अब जीना शुरू किया है तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, एंड सो ऑन। अब साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी एज को, बायोलॉजिकल एज को बेटर बना सकते हैं। अब कैसे बेटर बना सकते हैं? उसके कुछ आ, मतलब कि इलाज है, या हम कह सकते हैं कि कुछ उसके वेज है जिससे हम अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं, या हम अपनी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रेन को यंग रखने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूरोब्रिक्स। एक बार मनीष जी ने इसके ऊपर पूरा सेशन लिया था। जी हाँ, ब्रेन अगर एक्टिव होगा तो वो नए न्यूरॉन्स जनरेट करेगा, नई सेल्स जनरेट होंगी, नए पाथवेज जनरेट होंगे बिटवीन डिफरेंट सेल्स, जिससे कि हमारा रिस्पॉन्ड और हमारा जो हम सेंसेशन को फील करते हैं वो बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा हियरिंग, विजन, थिंकिंग पावर, हमारी स्ट्रेंथ, एबिलिटी, सब फ्लेक्सिबिलिटी सब इंप्रूव हो जाएगी। तो न्यूरोबिक्स एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज होती है, जो कि नए ब्रेन पाथवेज क्रिएट करती है। इससे हमारा जो आपका आप हिप्पोकैम्पस होता है, जो ब्रेन में होता है, उसका साइज बढ़ता है, और हम बेटर मेमोरी रखने के काबिल होते हैं। आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, और आपकी ब्रेन पावर स्ट्रांग होती है। अब इसके तरीके क्या हैं? मनीष जी ने उस सेशन में बहुत अच्छे से बताए थे, आप एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा। मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। जो भी आप जनरली काम करते हैं, मान लीजिए मैं जनरली अपने राइट हैंड से कप पकड़ती हूँ, तो अब मैं क्या करूंगी, कुछ दिन अपना लेफ्ट हैंड यूज करूंगी फॉर होल्डिंग द कप। आप मोबाइल राइट हैंड से चलाते हैं, आप थोड़े दिन लेफ्ट हैंड से चला के देखिए। ब्रश आप राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हैंड से करके देखिए। जब भी मौका मिले, आप चीजों को रिवर्स करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन उसके लिए हैबिचुअल है। लेकिन जब आप कोई नया काम करते हैं, कुछ नया चेंज करते हैं अपनी हैबिट्स में, तो आपकी ब्रेन सेल्स को नए सिरे से उसको सीखना होता है, और वो नई चीजें जनरेट करती है। ब्रेन के लिए कहा जाता है यूज इट और लूज इट। तो आपको ब्रेन को अगर यूज करना है, तो उसको नई नई चीजें धीरे जो रोज रोज सिखाते रहना पड़ेगा। तो जो भी काम आप करते हैं उसको थोड़ा डिफरेंटली करिए।
ठीक है। आप अगर नॉर्मली चलते हैं तो थोड़ा दौड़िए। आप वॉक करते हैं ना नॉर्मली, कभी कभी रिवर्स वॉकिंग कीजिए। रिवर्स वॉकिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, और रिवर्स वॉकिंग से आपके घुटनों पे स्ट्रेस भी बहुत कम आता है। लेकिन रिवर्स वॉकिंग करते हुए थोड़ा एनवायरमेंटल सेफ्टी का आप इंश्योर कर लें कि आसपास कोई ऐसा ऑब्स्टिकल ना हो कि रिवर्स में चलते हुए आप उससे टकरा जाए। तो ये जो चीजें हैं जो कि आपको न्यूरोबिक्स होती हैं, जो कि आपकी नई सेल्स को जनरेट करती हैं, वो आपको बहुत नई नई चीजें सिखाती है और आपके ब्रेन को एक्टिव रखती है, यानी कि आपको मेंटली यंग रखती है, आपके ब्रेन की एज को कम करती है। अगर आपके ब्रेन न्यूरॉन्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे तो वो स्ट्रांग होंगे और रिन्यू जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन में चलते चलते आप थोड़ा सा, मान लीजिए सारे बच्चे लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही कोई शैतान बच्चा होता है, लाइन तोड़ के जाता है, तो आप उसको बोलते हैं। तो उस वक्त आप एक बार क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, और आप में थोड़ी हरकत आती है। सिमिलरली, जब आप एक सा कोई काम करते हुए अपने काम को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आपके ब्रेन को झटका लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, और वो उसको नए वे में सीखने की कोशिश करता है। तो ये तो हुई कि कुछ चीजें जो आप एक तरह से कर रहे हैं उसको थोड़ा डिफरेंटली करना। और दूसरा, नई स्किल सीखना। रोज मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ, जब भी मौका मिले आप कुछ नया काम कीजिए जो आपने आज तक ट्राई नहीं किया है। ठीक है। अगर आपने कभी कुकिंग नहीं किया है तो आप कुकिंग कीजिए। आपने कभी गार्डनिंग नहीं की है तो एक पौधा लगा लगा के देखिए। ठीक है। अगर आपने कभी डांस नहीं किया है तो ऐसे ही किसी गाने पे डांस करके देखिए। कभी आपने गाना नहीं गाया है तो गाना गा के देखिए, भले ही अकेले में कर लीजिए। कौन देख रहा है हमें? मिरर लगाइए सामने और आराम से मस्ती से डांस कीजिए, कोई नहीं देख रहा है। और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को देख के थोड़ा सा डांस करिए और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। देखिए आपकी जिंदगी जो है कैसे डांस करने लगेगी। तो ये कुछ चीजें होती है जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने माइंड सेल्स को रिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये प्रीमेच्योर एजिंग होती क्यों है। क्यों कुछ लोग जो है वो समय से पहले बूढ़े नजर आने लगते हैं, और कुछ लोग 60-70 की एज तक भी जो है वो बिल्कुल यंग लगते हैं। उनको देखने से, आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ठीक है। तो वो वाला जो आपका है, वो चीज क्यों होती है, क्यों प्री मेच्योर एजिंग होती है। कई लोग होते हैं 30-35 की उम्र में, सुबह उठ के कमर दर्द हो रहा है हमारा तो, या चलते हुए जो है वो दिक्कत होती है, या बाल सफेद जल्दी होने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती हैं। उम्र के साथ तो ये देखिए होगा, तो उसका तो इट्स ओके। बट अगर ऐसा आपको जल्दी हो रहा है, दैट मीन्स आपको प्री मेच्योर एजिंग हो रही है। ठीक है। अब ये प्री मेच्योर एजिंग क्यों होती है, तो इसके कुछ कई सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजन जो है वो है पुअर डाइट। जी हाँ, आपको जो एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, समय पे डाइट लेनी चाहिए। वो लोग जो है समय की कमी के चलते, या लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, या इतना ज्यादा मैं कहूंगी कि हेक्टिक हो गया है, भागते दौड़ते वाला हो गया है, कि ना तो सुबह नाश्ता प्रॉपरली करके जाते हैं, ना खाना गर्म खाते हैं, ना शाम को आके डिनर प्रॉपरली करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि जब भी उनको भूख लगती है, वो कुछ भी जंक फूड टाइप खा लेते हैं। कभी मठरी खा ली, बिस्किट खा लिया, कुछ पिज्जा ऑर्डर कर दिया, समोसा खा लिया। ये सब जो है इनके एजिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। अब कुछ एंजाइम, देखिए जेनेटिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जेनेटिक्स को हम अभी रहने देते हैं, लेकिन जेनेटिक्स के अलावा अगर बाकी फैक्टर्स के कारण ऐसा हो रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं। दूसरा है कि कई बार हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ठीक है। या कुछ एंजाइम्स का बनना कम या ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर एजिंग होती है। फिर है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है प्री मेच्योर एजिंग का। सिमिलरली अल्कोहल। तो अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोक, जो आपका स्मोकिंग होता है, ये बहुत बड़े रीजन है। इससे आपकी ऑर्गन हेल्थ, स्पेशली लंग हेल्थ जो होती है, वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। उसके बाद में एक्सपोजर टू यूवी रेज। जब हम कड़ी धूप में बिना किसी सन प्रोटेक्शन के बाहर निकलते हैं तो आपकी जो स्किन है उसकी एजिंग प्रोसेस जल्दी होने लगता है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो यूवी रेज से, जो सन से आती है, उससे डैमेज होती है। ठीक है। अब नींद की कमी से ऐसा हो सकता है। आजकल जो लाइफ स्टाइल हो गया है, रात को 12-1 बजे तक सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ के जाना होता है। तो नींद की कमी और सही टाइम पे नहीं सोना, क्योंकि एक क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको जब हम फॉलो नहीं करते तो उसका इफेक्ट आपकी बायोलॉजिकल एज पे आता ही है। उसके बाद आजकल स्ट्रेस। सभी लोग हर छोटी से छोटी बात का स्ट्रेस लेने लग गए हैं। वो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है प्री मेच्योर एजिंग का।
पोल्यूशन जो हमारे चारों तरफ है, आप देखिए दिल्ली में तो हर वक्त आजकल स्मॉग ही नजर आता है। ये जो पोल्यूशन है, दिस इज ऑल्सो अ बिग रीजन फॉर प्री मेच्योर एजिंग। ठीक है। अब प्री मेच्योर एजिंग में एक्चुअली होता क्या है, हमारी सेल्स जो है उसमें एक अपने आप नई सेल्स जनरेट करने की एबिलिटी होती है। जो आपके पुराने सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, और जो उसको शरीर से वो बाहर भी निकाल देते हैं। ठीक है। तो हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स एक ऑर्गेनेल होते हैं जो सेल में होते हैं। वो हमारी सेल को, अगर वो सेल खराब हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो उसको दूर मतलब उसको शरीर में ही खत्म कर देते हैं। लेकिन कई बार कुछ रीजंस के कारण वो जो सेल्स होती हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। और जो भी सेल ओल्ड होती हैं या जिनमें टूट फूट हुई हुई होती है या जो कि इन्फेक्टेड हो जाती हैं, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती या वो खत्म नहीं हो पाती। और ये जब हमारे शरीर में अकुमुलेट होने लगती हैं, तो ये एजिंग का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। स्किन सेल्स में एजिंग हो सकती है, कोलेजन की आपको कमी हो सकती है, कोलेजन फाइबर जो है वो वीक होता है, जिससे आपकी स्किन की फर्मनेस जो है वो खत्म होने लगती है। फैट सेल्स जो है उसको ये सब चीजें हो सकती हैं। ब्लड वेसल्स श्रिंक हो सकते हैं इसकी वजह से। आपका स्ट्रेस फैक्टर बढ़ सकता है। आपके फ्री रेडिकल शरीर में बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल एक ऐसी चीजें होती है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करते हैं। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, डैमेज होता है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन आपकी सेल्स में होगा, उतना ही मतलब ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा है। और जब ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा है तो आपकी हर सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, और जिसके कारण की आपकी प्री मेच्योर एजिंग होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं प्री मेच्योर एजिंग के। अब आते हैं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी एजिंग प्री मेच्योर है, या आपको मतलब सतर्क हो जाना चाहिए कि ये काम हो रहे हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण है वो जानते हैं। तो पहली चीज है कि आपका एकदम से बालों का झड़ना, बहुत ज्यादा बाल जो है वो अचानक से आपके झड़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं बात बता रही हूँ जब आप 35-40 की एज में ये सारे सिम्टम्स आपको आते हैं। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाना, कभी कभी नींद नहीं आती उस वक्त, अगर 1-2 दिन के लिए हो जाए देन इट इज ओके। बट अगर परमानेंट डार्क सर्कल्स आपके हैं तो वो भी एक सिम्टम है प्रीमेच्योर एजिंग का। रिंकल्स आ जाना समय से पहले, आपकी आंखों पे, आपके सिर पे, होठों के चारों तरफ, स्पेशली गर्दन में अगर रिंकल्स नजर आते हैं बिफोर योर 50 या 50s और 60, तो ये भी आपका प्री मेच्योर एजिंग का साइन है। देन थकान हो जाना, हर छोटा छोटा काम करते हुए, जरा सा चलते हुए आपको थकान फील होती है। आपकी कमर का साइज बढ़ने लगता है, और हाथ पैरों का जो साइज होता है वो पतला होने लगता है, आपके पैर पतले होने लगेंगे, आपके हाथ पतले होने लगेंगे। आपको नींद ना आना, ये भी एक सिम्टम है प्री मेच्योर एजिंग का। आलस्य रहना, गंजापन, और आपका हार्ट जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं करना, हार्ट डिजीजेस होना। अब ये जो कुछ फैक्टर्स है वो जेनेटिक्स हैं। लाइक हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है ये जेनेटिकल भी हो सकती हैं। गंजापन भी कई बार जेनेटिकल हो सकता है। आपकी जो हाइट कम होना, या जो आपका डायबिटीज होना, मोतियाबिंद होना, या आपका इनडाइजेशन होना, ये सब कई बार जेनेटिकल भी हो सकते हैं, और कई बार लाइफ स्टाइल फैक्टर्स के कारण भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब लक्षण हैं आपकी प्री मेच्योर एजिंग के। अब क्या उपाय है, क्योंकि मेन जो हमारा कंसर्न है वो उपाय से भी है। अगर प्री मेच्योर एजिंग हो ही गई है तो अब क्या किया जाए, और अगर नहीं हुई है तो कैसे उसको डिले किया जाए, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जंक फूड खाना बंद कीजिए। खूब खा लिया है अभी तक, अब आप इसे बंद कर दीजिए। और अगर खाना भी है तो आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार खा सकते हैं, बट नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस। शुगर कम, 3 वाइट से बिल्कुल दूर हो जाइए। शुगर, मैदा और नमक, इनको अपने शरीर में कम कर दीजिए। फिर स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए जैसे मैं पीती रहती हूँ। आपको एक दिन में 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पीना ही है। अब पानी पीने के लिए आप एक बॉटल हमेशा अपने साथ रखिए। कई बार हम आलस्यवश भी पानी नहीं पीते हैं, तो एक बॉटल आप हमेशा अपने पास रखिए, ताकि आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, एक अंगूर जो है, अगर आप उसको 2-3 दिन तक बाहर रख देंगे तो क्या होता है, किस तरह से वो नजर आता है, उस पर रिंकल नजर आने लग जाते हैं।
और उसी अंगूर को अगर आप पानी में डाल देंगे तो वो वापस पहले की तरह प्लम्पी हो जाता है। वही हमारी स्किन के साथ होता है। अगर आप इसको पानी नहीं देते हैं तो स्किन सिकुड़ जाती है और उस पर रिंकल्स आ जाते हैं। और अगर आप उसको भरपूर पानी प्रोवाइड करते हैं, उसको हाइड्रेट करते रहते हैं, तो वो भी प्लम्पी रहती है और उसमें जान रहती है। रिंकल्स बिफोर आप टाइम नहीं आते, प्री मेच्योर रिंकल्स नहीं आते हैं। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल पानी लोग नहीं पी पाते, जैसे मेरी मम्मी थी, वो बोलती थी मुझे पानी अच्छा ही नहीं लगता। तो आप पानी को थोड़ा फ्लेवर्ड बना सकते हैं। आप इसमें तुलसी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर खीरा अदरक वगैरह डाल सकते हैं। अगर सर्दी है तो, गर्मी है तो आप इसमें लेमन खीरा वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। तरबूज पूरा पानी से रिच होता है, खरबूजा पूरा पानी से रिच होता है। आप नारियल पानी ले सकते हैं। आप डिफरेंट फलों और सब्जियों के जूसेस ले सकते हैं। तो इससे भी आपको काफी मात्रा में पानी मिल जाएगा। आप सैलेड खाइए, खीरा 90% वाटर ही होता है। तो ये सब जो वाटर रिच फूड्स है, वो भी आप खाएंगे तो भी आपके शरीर को पानी की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब तीसरा जो है, एक्सरसाइज। आपको रोज विदाउट एनी इफ एंड बट 40 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी ही है। आपको योगा करना है या आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी एक्सरसाइज सब तरह की चीजें उसमें सम्मिलित हो। वेट ट्रेनिंग भी थोड़ी सी सम्मिलित हो, आपकी थोड़ी सी मसल ट्रेनिंग भी सम्मिलित हो, आपकी फ्लैक्सिबिलिटी एक्सरसाइज हो, आपकी फ्लोर एक्सरसाइजेज हो, आपकी योगा हो। तो इस तरह की सारी सूक्ष्म व्यायाम हो जिसमें हर एक एक जॉइंट आपका हिलता है। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज है, ये बदल बदल के आप कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी ऑर्गन हेल्थ जो है वो काफी अच्छी रहेगी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी मूव करती है। जब बॉडी मूव करती है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो एक एक सेल को ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है और आपकी सेल जो है वो रिजुविनेट होती है, जो कि आपके शरीर पे नजर आता है ग्लो के रूप में, एक ताजगी के रूप में नजर आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। देखिए, आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रेस होना बिल्कुल लाजमी है, होता भी है। आपके नौकरी के टास्क होते हैं, आपके घरों में बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी डेली लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आपको ये मान के चलना है, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और एक एक स्टेप करके चलिए, अपने आप सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम्स आई है तो उसका सोल्यूशन भी साथ ही आया है। जो आज प्रॉब्लम है वो कल नहीं रहेगी। तो ये वक्त नहीं रहेगा वाला स्लोगन याद रखिए। खुशी में ज्यादा खुश मत होइए, दुख में ज्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि ये समय चला जाएगा। इसको समझा के अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। गीता सुनिए, सबसे अच्छी चीज है। गीता में आपको स्ट्रेस फ्री रखने का हर उपाय मौजूद है। उसके बाद में आपको 24 आवर्स, आप सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटे में कुछ लोग बहुत अच्छे से उसको अपना काम निकाल लेते हैं और कुछ लोगों को उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं कर पाते। किसी को कहो कि वो मूवी देखिए, अरे टाइम ही नहीं मिलता। और वो हम कोई एग्जीबिशन लगी है, चले, अरे टाइम ही नहीं मिलता, घर के काम इतने हैं। वही 24 घंटे सबके पास होते हैं। आपको उसमें से कुछ टाइम अपने लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए, अपनी हॉबीज के लिए जरूर निकालना है। ये भी आपकी एजिंग को स्लो करता है। ठीक है। जेनेटिकल एजिंग को छोड़ दीजिए, उसके बारे में हम ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए तो आपको अपना ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। फिर अब आते हैं हम एक एक करके फेस की आपकी एजिंग पे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें अपने फेस का लगता है कि फेस से एजिंग नहीं झलकनी चाहिए। तो देखिए, तीन चीजें आपका, सबसे पहले क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। अच्छी तरह से अपने फेस को दिन में 3 बार क्लीन करें, उसको मॉइस्चराइज जरूर करें ताकि आप वो हाइड्रेटेड रहे। और उसके बाद में आप उसको मॉइस्चराइज करके टोनर लगाएं। टोनर क्या होता है, जैसे गुलाब जल इज अ नेचुरल टोनर। ये आपके पोर्स को बंद कर देता है, ताकि आपकी जब ओपन पोर्स होते हैं तो पॉल्यूशन जाके आपकी पोर्स में बैठ जाता है, जो कि आपको मार्क्स, एक्ने, पिंपल्स वगैरह दे सकता है। तो वो सब नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं जिसके अंदर आपका सनस्क्रीन हो, SPF 50 से ज्यादा वाला, ताकि सन एक्सपोजर ना हो। देखिए, हम कई बार क्या है, घर में बैठते हैं और सोचते हैं हम तो धूप में जा ही नहीं रहे, बट सन रेज आपको हर तरह से मिलती है। आपके गैजेट से आपको ब्लू लाइट मिलती है, वो भी आपके लिए उतनी ही हार्मफुल है जितनी की सन रेज है। तो सनस्क्रीन का यूज जरूर करें अगर आपको अपनी स्किन को एजिंग से बचाना है।
फिर जब भी आप धूप में निकले, अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकले, कैप, हैट, अपना गॉगल्स वगैरह सब निकाल के निकले। फिर उसके बाद अपने विटामिन वगैरह जो है वो आपको पूरी तरह से भरपूर लेने हैं। विटामिन सी के लिए आप नेचुरल खट्टे सिट्रस फ्रूट, मौसमी नींबू वगैरह ले सकते हैं, या आप विटामिन ए के लिए डिफरेंट फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और आप मल्टी विटामिन भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। फिर रात को सोते वक्त कोई भी ऑयल, स्पेशली कुमकुम आदि ऑयल एक बहुत अच्छा ऑयल है, उसको आप ले सकते हैं। 2-3 ड्रॉप्स आप अपने फेस पे डाल के हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपकी स्किन जो होगी वो सॉफ्ट होगी। साबुन का प्रयोग जहां तक हो सके ना करें, और घर का बेसन वगैरह से आप अपना फेस धोएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं आयुर्वेद। जी हाँ स्वाति जी, स्पेशली जो फीमेल्स होती है उनको तो अपनी फेस का सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं, और आजकल मेल्स भी रखते हैं, और रखना भी चाहिए, क्यों ना रखें हम। चलिए, अब आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, देखिए, प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम रेगुलर करते हैं तो आप अपनी एजिंग को 10 से 12 साल पीछे कर सकते हैं। आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से 10-12 साल कम हो सकती है। आप योगीस को देखिए, जो भी संत महात्मा जो प्राणायाम करते हैं, आप बाबा रामदेव का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये लोग अपनी एज से बहुत कम नजर आते हैं। इसका रीजन क्या है कि ये प्राणायाम करते हैं, क्योंकि अपनी सांसों को कम से कम लेना, होल्ड करना और पूरी तरह से लेना, यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपकी एजिंग प्रोसेस में। जितना कम सांस लेंगे आपकी एजिंग उतनी ही स्लो होगी। बंदर 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है और सिर्फ 25 साल जीता है। कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है और 300 साल तक जीता है। तो जितना हम अपनी सांसों को कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, धीमा करेंगे, उतना ही हमारी एजिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो प्राणायाम जरूर करिए, स्पेशली नाड़ी शोधन प्राणायाम जो अनुलोम विलोम भी कहलाता है, जिसमें आप अपनी फिंगर्स से इस तरह की प्रणव मुद्रा बना के राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करते हैं, फिर थोड़ी देर रोकते हैं, और फिर आप राइट से एक्सहेल कर देते हैं। इसका ड्यूरेशन धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक होती है फुल यॉगिक ब्रीदिंग, जिसमें आप पूरी तरह से सांस को अंदर लगते हैं, पहले पेट फुलाते हैं, लंग्स फुलाते हैं, और अपनी गर्दन तक सांस लेते हैं। फिर थोड़ी देर रुक के जहां तक हो सके फिर आप छोड़ते हैं। पहले आप गर्दन की सांस छोड़ते हैं, फिर लंग्स से, और फिर पेट से सांस छोड़ते हैं। इसको कहते हैं फुल यॉगिक ब्रीदिंग। कभी आपने छोटे बच्चे को सोते हुए देखा है? उसका हर सांस के साथ पेट फूलता है और अंदर जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से ब्रीथ करता है। और उसकी स्किन देखिए आप। तो अगर आपको भी बेबी सॉफ्ट स्किन चाहिए तो प्राणायाम शुरू कीजिए, अपनी सांसों को कंट्रोल करना शुरू कीजिए, अपनी सांसों को स्लो डाउन कीजिए, आपकी एज प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा। अब आयुर्वेद में दूसरा जो आपका इलाज है इसका, वो है सेल्फलेस सर्विस। जी हाँ, सेवा भाव। जब आप सेवा भाव करते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग सी कामनेस और स्ट्रेस जो है वो आपका कम होता है, जो कि आपकी एजिंग प्रोसेस को कम कर देता है। तीसरा है रसायन चिकित्सा। जी हाँ, कुछ ऐसे सुपर फूड हैं आपके चरक संहिता में बताए गए हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आपकी बॉडी में स्लो डाउन करते हैं। आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर, बाला, ब्रह्मी, त्रिफला जो कि आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिक्सचर होता है, च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, ये सब आप किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और ये आपको एंटी एजिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फास्टिंग। जी हाँ, फास्टिंग मैंने पहले भी आपको बताया था। फास्टिंग से आपकी बॉडी को हील होने का टाइम मिलता है, नई सेल्स को जनरेट करने का टाइम मिलता है। और अगर आप लगातार खाते रहते हैं ना, तो क्या होता है, आपकी बॉडी की पूरी एनर्जी सिर्फ डाइजेशन में निकल जाती है, और उसको हीलिंग का टाइम नहीं मिलता, नए सेल्स बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो कोशिश कीजिए, फास्टिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको भूखे रहना है। आप एक पर्टिकुलर विंडो में खाइए, और उसके बाद लंबे समय तक अपने पेट में कुछ मत डालिए, ताकि उस दौरान आपका शरीर की क्लींजिंग हो, आपकी नई सेल्स डेवलप हो, ब्रेन में भी और आपकी बॉडी में भी। ठीक है, और ये आपको डीएनए के डैमेज से भी बचाता है। कुछ आपके आसन है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि पर्वत आसन, जिसको अधोमुख अधोमुख श्वानासन आप कर सकते हैं, जिसको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहते हैं। शशांक आसन कर सकते हैं। ये आसनों के बारे में मनीष जी आपको मॉर्निंग सेशन में बहुत अच्छे से बताते हैं, तो आशा है कि अब तक आपको इसका इनके नाम याद हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो मनीष जी से पूछिएगा योगा सेशन के दौरान। वृक्षासन, जिससे कि आपकी बैलेंसिंग इंप्रूव होगी।
यौगिक स्क्वाट आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। ठीक है, ट्विस्टिंग आसन्स आप कर सकते हैं जिससे आपकी ऑर्गन हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती है। तो ये कुछ सूर्य नमस्कार एक प्रॉपर पूरा कंप्लीट पैकेज है, उससे आपको सभी लाभ मिलेंगे। तो ये सारे आसन्स करके भी आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, एज है, आएगी, टाइम के साथ एजिंग होना अच्छी बात है, हमें ग्रेसफुल इसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए और हमें इस पे फ़क्र भी होना चाहिए कि हम एक नाइस वे में, एक ग्रेसफुल वे में बढ़ रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है? तो अटल जी की 4 पंक्तियों के साथ मैं इस सेशन का एंड करती हूँ। जिंदा दिल रहिए जनाब, जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। तो उम्र की ऐसी की तैसी करते हैं, अपने आप को चिर युवा रखते हैं, हमेशा जवान बनाए रखते हैं। तो आज की जो टिप्स मैंने बताई है उनको फॉलो कीजिए और चिर युवा बने रहिए। मैं आज अपने सेशन को यहीं पे विराम देती हूँ। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। नमस्कार।